हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से हम जो फंडामेंटल राइट की सीरीज शुरू कर रखी थी हमने, उसका पार्ट 5 लेके आपके सामने आया हूँ। मैं कैलाश कुमार, एमडीएम ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, मुझे बहुत आशा है कि आप लोगों ने पीछे के 4 जो पार्ट है अच्छी तरह समझ लिए होंगे, और किसी ने नहीं देखे हैं तो पीछे के पार्ट देखें। अपने अनुच्छेद 20 तक पढ़ चुके हैं, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 21 और 22। तो कंटिन्यू होने के लिए सभी अपने अपने जो मोबाइलों में देखें। जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 अपने पढ़ने जा रहे हैं, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 हमने शुरू किया आज, पीछे हमने 20 अनुच्छेद तक पढ़ चुके हैं, आज 21वां अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह आपातकाल के समय निलंबित नहीं हो सकता। मैंने आपको शुरू में ही पढ़ा दिया ये बातें कि अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जो किसी भी परिस्थिति के अंदर निलंबित नहीं किए जा सकते। और अब अनुच्छेद 21 आप पढ़ रहे हो सामने कि निलंबित नहीं किया जा सकता, मतलब आपातकाल जब भारत में लगेगा तब अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये अनुच्छेद जापान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से प्रभावित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 शब्द आएंगे आपके सामने, जापान की विधि। एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक विधि की उचित प्रक्रिया। ठीक है, एक स्थापित और एक उचित प्रक्रिया। जो उचित प्रक्रिया है वो यूएसए से ली गई है, और ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है। और जो ये जो अपने जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता पढ़ रहे हैं, इसका जो ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं, सबसे पहले वो सबसे ज्यादा प्रभावित है, वो जापान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से प्रभावित है। ठीक है, तो अभी क्या है कि एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य। देखिए, आर्टिकल तो पहले बन जाते हैं, आपको पता है, लेकिन धीरे धीरे में उन आर्टिकलों में क्या होता है, धीरे धीरे विकास होता है और ज्यादा उसमें क्लियरनेस उसके अंदर आती रहती है। तो एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य एक वाद आया था 1950 के अंदर। इस वाद के बाद में इस जो अनुच्छेद 21 है, इसके अंदर काफी कुछ थोड़ी शब्दों का चयन इसके अंदर हुआ था, जो इसमें इस गोपालन को 1950 के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। जब इनको गिरफ्तार किया तो यह सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, और तो कोर्ट ने कहा कि आपको निवारक निरोध अधिनियम, आगे पढ़ेंगे अपने निवारक निरोध अधिनियम क्या होता है, निवारक निरोध अधिनियम के तहत आपको गिरफ्तार किया गया है। और यह जो निवारक निरोध अधिनियम है, ये संसद द्वारा बनाई गई एक विधि है। ठीक है, तो अब इसमें चाहे आप सही हो चाहे आप गलत हो, आपको नहीं छोड़ा जाएगा। और साथ में यह भी कहा कि अनुच्छेद 19 और 21, अनुच्छेद 19 और 21 दोनों क्या है, अलग अलग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अलग अलग है। अनुच्छेद 19 और 21 दोनों अलग अलग है। क्या कहा, ये गोपालन नाम का एक व्यक्ति था, उसको जब गिरफ्तार किया गया, किस नियम के तहत, निवारक निरोधक अधिनियम के तहत इसको गिरफ्तार किया गया था। और यह विधि किस द्वारा बनाई गई, संसद द्वारा बनाई गई एक विधि थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना और इनको छोड़ने से इनकार कर दिया, और ये भी बोला कि 19 और 21 अनुच्छेद है, दोनों अलग अलग है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं समझता हूं कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 19 किस संबंधित है, स्वतंत्रता से संबंधित है। तो लोगों ने क्या समझा इसको, अब इन्होंने सोचा कि मेरी स्वतंत्रता का हनन हुआ है। तब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए कहा कि दैहिक स्वतंत्रता शाब्दिक अर्थ निकालकर इसे स्वतंत्रता से भिन्न बताया गया। जो दैहिक स्वतंत्रता पढ़ रहे हो, इसको और स्वतंत्रता से इसको बिल्कुल अलग बताया गया, और इसका अर्थ मात्र इसमें इसके शरीर के अंगों की स्वतंत्रता बताया। कहा कि आपके शरीर को कोई भी प्रत्यक्ष रूप से आपको हानि पहुंचाता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट में आप विधि की स्थापित प्रक्रिया जैसा के तहत आपको इसके अंदर भेजा जाएगा। तो देखो, दोनों शब्द अलग अलग है, दैहिक स्वतंत्रता और एक 19 अनुच्छेद की स्वतंत्रता। तब इसी मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को अलग अलग कर दिया गया था। अलग का कारण मैंने बता दिया है कि जो ये स्वतंत्रता नहीं है, खाली आपने ये क्या है कि जो आपके शरीर के अंगों को कोई अगर हानि पहुंचाता है, उस हानि के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, और जो विधि की स्थापित प्रक्रिया में क्या होता है कि जैसा कानून है वैसे ही आपको दिखाई देगा, यहाँ पर भावना से आपका कोई लेना देना किसी प्रकार से
नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे ही एक वाद और आता है इसके अंदर, मेनका गांधी। मेनका गांधी वाद 1978 में आता है। ये एक ऐसा वाद था, इसमें विदेश में जाने का यह मामला था 1978 के अंदर। 1978 के अंदर ये विदेश में जाने का मामला एक सामने आया था, इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था और ये जो इनकी जो प्रक्रिया हुई वो विधि की उचित प्रक्रिया के आधार पर हुई थी। विधि की उचित प्रक्रिया के आधार पर हुई थी। दोनों जो मामले हैं, प्रश्न जो यहाँ से उठेगा वो इन्हीं दोनों वाद को लेकर उठेगा। प्रश्न आपके सामने आता है, दोनों अलग अलग वाद है ये। एक गोपालन वाद कब आया था और किससे संबंधित था, और मेनका गांधी वाद कब आया था और किससे संबंधित था। जब ये मेनका गांधी वाला वाद आया तो इसके आधार पर कुछ और भी जो अधिकार थे वो अनुच्छेद 21 के अंदर लागू किए गए थे। और ये जो अनुच्छेद 21 के कुछ पार्ट आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, इसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए कि यह आपातकाल के समय, याद रखना कि दोनों अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते किसी भी परिस्थिति में। और पहला प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये अनुच्छेद किससे प्रभावित है। विधि की स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 उससे प्रभावित है जो जापान से ली गई है। दो विधियां आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हो और अब वापस बता रहा हूं आपको, एक विधि की स्थापित प्रक्रिया, एक विधि की उचित प्रक्रिया। जो उचित प्रक्रिया वो अमेरिका से ली गई है और जो स्थापित प्रक्रिया वो कहाँ से ली गई है, वो जापान से ली गई है। और जो स्थापित क्रिया का ही प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। दो वाद आपके सामने आए थे, एक गोपालनवाद और एक मेनका गांधी वाद। 1950 में 1978 में दोनों वाद आते हैं ये। ठीक है, और दोनों वादों के अंदर क्या बोला गया कि 19 और 21 दोनों अनुच्छेद अलग अलग है। इसी बात से इसका सही शब्द, इसका सही अर्थ जो आपके सामने स्पष्ट हुआ है वो ये है कि अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता एक अलग है, अनुच्छेद 21 की दैहिक की स्वतंत्रता अलग है। इसकी स्वतंत्रता शरीर के अंगों से संबंधित है। ठीक है, ये वह। और पिछले जो कमेंट के अंदर किसी स्टूडेंट ने ये बोला था कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हो। ठीक है, अब मैंने बोला कि अनुच्छेद 21 जो मेनका गांधी वाद आया था, मेनका गांधी जो वाद कब आया था 1978 के अंदर। ठीक है, विदेश जाने का मामला था ये। इस वाद को किस प्रक्रिया से आया, ये विधि की उचित प्रक्रिया से वाद आया था। और इस वाद को लेकर अनुच्छेद 21 में निम्न अधिकारों को भी सम्मिलित किया गया है। देखिए इनमें से आजकल प्रश्न बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं और सीधा सा एक प्रश्न आ जाता है और किस वाद से रिलेटेड प्रश्न आता है ये आप थोड़ा सा इसमें देख लें कि निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता एक अधिकार है जो अब इसके अंदर माना जाता है। ये सुकदास, ये जो वाद आया था सुकदास बनाम अरुणाचल प्रदेश, निःशुल्क विधिक सहायता जो अधिकार है वो इसी अधिकार के तहत अंदर में आता है। जो सुकदास बनाम अरुणाचल प्रदेश ये वाद था, इस वाद के बाद में इसको इसके अंदर सम्मिलित किया गया था। एक है जीविका का अधिकार। क्या है? जीविका का अधिकार। जो ये है पटरीदास, पटरीदास एक केस था पटरीदास। ठीक है, इस केस के अंदर इसको जीविका का अधिकार किस में शामिल किया गया? अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया गया था। उसके बाद में ये डबल लिखा गया। इसके अंदर अब जो आएगा वह प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा पढ़ लेना आप इसको। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार ये किससे रिलेटेड था? ये बहुत इंपॉर्टेंट वाद रहा है आपके लिए। मोहनी जैन, मोहनी जैन सबसे ज्यादा प्रश्न जो पेपर में आने वाला ये है, ये प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अब इसके अंदर इसके तहत मोहनी जैन नामक एक जो वाद था 1992 के अंदर आता है। तो निःशुल्क शिक्षा की इसमें व्यवस्था की गई थी इसके तहत। जब ये लागू हुआ तो इसी के कारण संविधान में संशोधन 85वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर किया गया था। इसमें 3-4 अमेंडमेंट किए गए थे 2002 के अंदर इसको लेके। ठीक है, इसको लेके क्या क्या किए गए थे कि अनुच्छेद 21 के, ठीक है, अनुच्छेद
45, ठीक है, और 11वां मौलिक कर्तव्य। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये आपके लिए। जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है ये 1992 में आता है। मोहनी जैन एक बात था, तब 85वां संविधान संशोधन इसमें किया गया था 2002 के अंदर, ठीक है। तब इसमें 2002 में जब लागू किया गया तब 3 अमेंडमेंट हुए। 21 कै में ये जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया। और जो ये बात 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात थी, पहले कहा रखी हुई थी, पहले ये अनुच्छेद 45 में रखी गई थी। जो अनुच्छेद 45 कौन सा अनुच्छेद है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद है, उस टॉपिक भाग 4 के अंदर है ये। तो इसको अनुच्छेद 45 में ये बात यहाँ से उठाकर 21 कै में इसको अनिवार्य कर दिया गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य ये कर दिया, 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11वां मौलिक कर्तव्य कर दिया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार अभिभावकों का परम कर्तव्य माना जाएगा। तो अब ये जगह खाली होगी, क्योंकि नीति निर्देशक तो क्या, थोड़ा सा बता देता हूं। राज्य के नीति निर्देशक तो क्या करते हैं, ये डिमांड करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसे करेंगे, अब हमारी सक्षमता होगी तो हम ऐसा करेंगे। तो अब राज्य क्या हो गया, यहाँ पे सक्षम हो गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने के लिए सक्षम हो गया। तो ये बात अनिवार्य रूप में आ गई, अनुच्छेद 21 कै में डाल दी गई, मौलिक अधिकार के अंदर डाल दिया गया। अब जो ये खाली हुई तो यहाँ पे क्या डाल दिया गया, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा वगैरह जो भी आप उसमें लिखो, तो इसके अंदर ये डाल दिया गया। अब ये जगह वापस से फिलअप कर दी गई है। तो ये 3 जो अमेंडमेंट हुए थे उन 2002 के बाद में, इन तीनों में परिवर्तन थोड़ा बहुत किया गया था। तो याद रखना ये वाद कौन सा था, ये वाद था मोहनी जैन वाद। मोहनी जैन वाद था, इसके तहत 85वां संविधान संशोधन किया गया था, 2002 के अंदर किया गया था। ठीक है, आगे आता है चिकित्सा का अधिकार। एक इसमें ये भी इसके अंदर शामिल किया गया है, ये परमानंद कटारावाद था एक, उसके तहत चिकित्सा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में सम्मिलित किया गया है। निजता का अधिकार, ये तो प्राइवेसी निजता ये दोनों एक ही बातें, वैसे प्राइवेसी और निजता का अधिकार ये बहुत चर्चा में पीछे रहा था, पिछले 2018-19 के अंदर ये बहुत चर्चा में रहा था। जैसे आपने सुना होगा आधार कार्ड का मामला, आपने सुना होगा, लोगों ने इसकी मांग उठाई थी कि जो आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होता है, या इसके कारण क्या है कि हमारी जो प्राइवेसी है वो सबसे सभी जगह लीक हो रही है। तो ये कुछ बातें सामने आई थी, वो यही अधिकार था, निजता का अधिकार। ठीक है, जैसे ये अपने देखें तो ये प्राइवेसी का फ़ोन टैंपिंग का मामला हो गया, आजकल फ़ोन रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, या फ़ोन टैंपिंग गवर्नमेंट किसी की भी कर सकती है। ठीक है, तो जैसे ये एग्जांपल कि अपने पढ़ा था अमेरिका संविधान के अंदर वाटरलू कांड था, वो प्राइवेसी थी, वो फ़ोन टैंपिंग था एक प्रकार से। ये जो मामले दोनों है, निजता का अधिकार और प्राइवेसी का अधिकार, अब किस में शामिल है, अब ये अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। जैसे आप ले सकते हैं, या उदाहरण के याद करने के लिए, आधार कार्ड मामला, फ़ोन टैंपिंग मामला, ये दोनों एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो। ये दोनों निजता का अधिकार और प्राइवेसी का अधिकार इसके अंदर है। ठीक है, उसके बाद में अपने देखें तो विदेश जाने का अधिकार इसके अंदर आता है। विदेश जाने का अधिकार सतवंत सिंह, ये तो कोई खास इतना नहीं है सतवंत सिंह, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत याद करके रख लेना, विदेश जाने का अधिकार भी इसी के अंदर शामिल किया गया। और भी जैसे आपने देखा सोने का अधिकार, सोने का अधिकार इसमें आप ले सकते हो। जब 4 जुलाई 2013 को जो एक बाबा रामदेव जी रामलीला ग्राउंड के अंदर सो रहे थे, तब वहाँ पे क्या हो गया, अचानक पुलिस ने हमला कर दिया और उन पर लाठियाँ बरसाई। तो ये सोने का अधिकार बाबा रामदेव सुमंता, वो भी आज इसमें ही शामिल कर दिया गया है। ठीक है, ये जो सारी बातें सारी इसके अंदर आपको मैंने बता दी हैं। कुछ एक अधिकार और जोड़े गए हैं अनुच्छेद 21 के अंदर, इनमें से प्रश्न अब आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो कौन कौन से है, निःशुल्क विधिक सहायता, जीविका का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार और चिकित्सा का अधिकार, परमानंद कटारा और निजता का प्राइवेसी का अधिकार, जैसे आधार कार्ड, फोन टैंपिंग जो मामले आपने पढ़ाए, विदेश जाने का अधिकार, ये कुछ आप अधिकार याद रखना। और मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया था ये प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, मोहनी जैनवाद, मैं लिख देता हूं ताकि स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसके बाद में। मोहनी जैनवाद
1992 के अंदर आया था। इसके तहत 2002 के अंदर 85वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। ये याद रखना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और ये कुछ अधिकार, 6 अधिकार याद रख लेना, ये अनुच्छेद 21 में अब सम्मिलित कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 21 आपने इस तरह से पढ़ लिया है और इसको पीछे पोज करके आप उसमें पढ़ लेना। अनुच्छेद 22 पढ़ते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये जो अधिकार अपने सामने आप अनुच्छेद 22 पढ़ रहे हैं, इसमें क्या कारण है, आप इसके अंदर अनुच्छेद 22 पढ़ोगे तो आपकी 3 बातें आपके सामने आपको याद रखनी है। जो ये है, गिरफ्तारी का कारण जानना है। एक तो आपको जब आप ये जो किसी को गिरफ्तार करते हो, किसी व्यक्ति को, तो उसके पास 3 अधिकार आते हैं। वो कहेगा कि गिरफ्तारी का कारण बताओ, मुझे किस कारण आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, ठीक है। उसको वकील करने का अधिकार होगा, वो करेगा, या गवर्नमेंट भी उसको उपलब्ध करवा सकती है कि उसको उसका पक्ष उसका कोर्ट के सामने रखा जाए, ठीक है। उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश करना होगा। ये जो तीनों बातें हैं, जो जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसको ये अधिकार प्राप्त होते हैं अनुच्छेद 22 के तहत। अनुच्छेद 22 ये स्पष्ट रूप से तीनों बातें ये बोलता है कि जिसको व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसको ये 3 अधिकार प्रदान होने चाहिए। लेकिन ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब बातें उन पर लागू नहीं होती जो निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है। ये कानून है निरोधक कानून, जब ये संसद बनाती है, और इनके तहत जो भी गिरफ्तार होगा उन पे ये लागू नहीं होंगे। जैसे कि मान लो कि इस पे गिरफ्तार उनका कोई 24 घंटे 3 महीने तक या 180 दिन तक आप उसको क्या है कोर्ट के सामने पेश ना करें, उस पर कोई डिमांड, उस पर ये 24 घंटे वाला मामला उस पर लागू नहीं होगा, ठीक है। और ये जो या कोई देशद्रोह का मामला हो या किसी दूसरे देश के नागरिकों से संबंधित मामला हो, तो ये सब बातें जो इस पे लागू नहीं होगी। सब भारत का नागरिक है, उनके ऊपर ये 3 बातें लागू होंगी। तो सबसे पहले आप अनुच्छेद 22 को याद करने टाइम ये 3 बातें याद रखना कि अनुच्छेद 22 से एक गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या अधिकार देता है। नंबर 1, गिरफ्तारी का कारण जानना, वकील करने का अधिकार, उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। ये तीनों बातें अनुच्छेद 22 देता है, ठीक है। अब आप मैंने कहा भी निवारक निरोधक कानून क्या है, पीछे आगे पढ़ेंगे तो ये क्या है, अब आप देख लो इसके अंदर, ठीक है। निवारक निरोधक कानून क्या है कि इसका तात्पर्य क्या है, अपराध की घटना होने से पूर्व शक के आधार पर गिरफ्तार करना, इसका ये मतलब है, ठीक है। ये एक ऐसा कानून है कि जिसको आपको शक हो गया तो उसको आप गिरफ्तार कर सकते हो, उसको बिना बताए। पीछे आप पढ़ के आए हो, गिरफ्तारी का कारण बताना उसको जरूरी नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा इसके आलोचक की ये बात कहते हैं कि ये रोलेट एक्ट की पुनरावृत्ति इसमें दिखाई देती है, बिल्कुल दिखाई देती है। आप देख लो, किसी को भी इस कानून के आधार पर किसी को गिरफ्तार करना है तो आप उसको शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हो, उसको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो एक क्या हो गया, रोल्ट एक्ट में गांधी जी ने क्या कहा, ना वकील ना दलील कुछ भी नहीं, आप सीधा गिरफ्तार करो। ये जो वाक्य बोला था तो रोल्ट एक्ट के तहत ही बोला गया था महात्मा गांधी ने, और उसकी पुनरावृत्ति इसमें दिखाई देती है। तो भारत सरकार ने क्या किया, निवारक निरोध अधिनियम के तहत कुछ कानून पारित इसमें किए गए थे, वो आपको पढ़ने हैं। वो कानून ये है जो आपके सामने, आतंकवाद निरोध अधिनियम 1950, ठीक है। ये एक अधिनियम बनाया गया था 19 द्वारा। ये आपको ये 5-7 जो अधिनियम है जो निवारक निरोध अधिनियम के तहत बने थे वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। याद रखने कि कौन कौन से बने थे। एक मिसा 1971, रासुका NSA 1980, टाडा 1985, पोट्टा 2002। ये 4-5 जो बनाए गए थे ये निवारक निरोध अधिनियम है, ठीक है। वर्तमान के अंदर ये सब खत्म हो चुके हैं।
अभी अभी निष्क्रिय है, ये वर्तमान के अंदर कोई काम नहीं करता। आपने एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेता का नाम सुना होगा, संजय दत्त, उनको उन पे टाडा लगी थी, ये टाडा के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। ये जो कानून है कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं और ये कुछ गतिविधियों को समाप्त करने के लिए बनाए जाते हैं, जहाँ पर भी आतंकवादी गतिविधियाँ होती है या कुछ भी देश के विद्रोह कोई कानून कोई कार्य करना हो तो इसके लिए ये स्पेशल लागू की जाती है। अब वर्तमान के अंदर पांचों जो विधियां आप पढ़ रहे हो जो ये निष्क्रिय है, ठीक है। तो अनुच्छेद 22 आपने पढ़ लिया। अनुच्छेद 22 को अपने रिपीट करें तो क्या पढ़ना है, इसमें 3 बातें कौन कौन सी थी। एक तो जो गिरफ्तार व्यक्ति को करते हो उसको गिरफ्तारी कारण बताओ, उसको वकील करवा के दो, ठीक है, और उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करो। ये तीनों बातें आपको उसके अंदर याद रखनी है। और ये किस पे लागू नहीं होती, ये इस पे लागू नहीं होती, इस जो इसके तहत गिरफ्तार हुए हैं वो ये तीनों बातें उस पर लागू नहीं होती हैं, ठीक है। और कुछ निवारक निरोध नियम कानून बनाए गए जो आपके सामने है, इनको आप याद करना। आतंकवाद निरोध नियम, मिस्सा, रासुका, टाडा और पोटा, ये पांचों आप याद कर लेना। वर्तमान के अंदर ये पांचों बिल्कुल निष्क्रिय हैं। तो आज आपने अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 अच्छी तरह से पढ़ लिया है। पीछे अपने टोटल 5 सीरीज अपने इसकी कर ली है फंडामेंटल राइट की। तो इन पांचों के अंदर आपने 22 अनुच्छेद आप पढ़ लिए हैं, तो आप उसको ढंग से पढ़ें और इनको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। जितने भी कोई भी किसी को आप किसी भी कोई क्वेरी लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और आप इसके तहत आगे कोई नया टॉपिक वगैरह कोई आर्टिकल पीछे आपको समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको दोबारा उसके अंदर पढ़ा दूंगा। धन्यवाद। जय भारत।